गुड इवनिंग। बस अभी लिंक शेयर कर दें फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो ऑल राइट, सब लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखें पिछला कितना याद है। लेट मी चेक। ये छोड़ो, ये भी छोड़ो। हाँ, ये वाला बताइए। मोदी जी ने एक सरदार धाम भवन अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा है, किस सिटी में ये बना है? बताइए। मिजिर ताशी देलेक का मतलब होता है मतलब ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट करना, जैसे हाय हेलो अपन करते हैं। ये शायद किसी ने मुझे बताया था, आदि आदि ट्राइब की लैंग्वेज है ये। हाँ जी, बढ़िया। अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद सही। इसका आंसर क्या था? अहमदाबाद था। ठीक है, एक दो और बताइए। ये वाला बताइए। इंडिया एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग? ये पहले हम करके आ चुके हैं, ये सब डिस्कस करें। आई एम जस्ट चेकिंग कितना याद है। जुमके जोरा जी, यूपी नहीं है, अहमदाबाद है। यूपी क्यों आंसर दिया आपने? हाँ जी, इसका बताइए। इंडिया एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, CAFMD? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, फ्रांस? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज यूएस के साथ साइन किया। चलिए फिर आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 60 क्वेश्चंस हो गए थे अपने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ड्रग फॉर्म ग्रेन्यूल्स इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम, ठीक है, लाइसेंस फ्रॉम DRDO टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोस यानी 2DG। देखिए ये कई बार आ चुका है।
एक एग्जाम में पूछा था 2DG की फुल फॉर्म बताओ, और एक एग्जाम में पूछा था कि 2DG किसने मैन्युफैक्चर करा है, तो DRDO ने करा है। तो इसमें जो आपका इसको बनाने का लाइसेंस जिसको मिला है ग्रेन्यूल्स इंडिया को, तो क्वेश्चन है कि ग्रेन्यूल्स इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, को हाँ एसआई में आया था, इलाहाबाद और अहमदाबाद से कंफ्यूज हो गया, कोई नहीं। हाँ जी, एसआई में आया था, एसआई में भी आया था, और एक जेई का एग्जाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, उसके जीके में भी आया था ये क्वेश्चन, उसमें 2DG का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये बताइए ग्रेन्यूल्स इंडिया का हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलेगा, पता है किसी को? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहाँ मिलेगा भैया? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रिसेंटली एक एक्टर है सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी डेथ हो गई है, तो वो क्या थे? एथलीट थे, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे? देखिए हम हर तरह के क्वेश्चंस A to Z सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करते हैं, टफ से टफ, इजी से इजी, तो सारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, टफ से टफ, इजी से इजी, क्योंकि रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, वो बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो अभी छोटा एग्जाम है तो आसान से करंट अफेयर्स पूछ लें, लेकिन कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में अपनी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, बिल्कुल पीसीएस लेवल की। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ अपन इजी भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सारे हार्ड कर लेंगे तो हमारा ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ इजी भी करना है, इसीलिए क्वेश्चन 62 आपके पुट करा है। तो क्वेश्चन 62 कह रहा है सिद्धार्थ शुक्ला कौन थे? एक्टर थे, आसान सवाल था, इस पे क्या डिबेट करें। 40 साल की उम्र में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस आईआईटी ने हैज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ? बताइए, इस यू ब्रीथ लाइफ किसने इंट्रोड्यूस करा है, किस आईआईटी ने? सबसे पहले तो आईआईटी का नाम बताइए। बी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, और लोग बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यू ब्रीथ लाइफ किसने इंट्रोड्यूस किया है? मिमिंग का भी आंसर आईआईटी मद्रास आ रहा है। ज्यादातर लोगों का भरोसा किस पे है? आईआईटी मद्रास पे। अरे भाई और लोग कहाँ हैं? तुक्का ही लगा दो भाई। तो बहुमत आईआईटी मद्रास की तरफ, जोम एक आईआईटी बॉम्बे। अरे इतने लोग लाइव होते हैं, कमेंट कुछ ही लोग करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो फायदा है आपका भी। यहाँ पर नो वन इज जजिंग यू, आपको कोई जज नहीं कर रहा। आप छोटा गलत आंसर करें कि अच्छा आंसर करें, कोई जज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं। तो बिंदास होके आंसर देना है। यही तो कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ आप बराबरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर दीजिए। आईटी रोपड़ आंसर आना शुरू हुआ है। इसके बड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं, तो मैं करेक्ट आंसर की तरफ जाऊंगा। पहले तो करेक्ट आंसर लीजिए, आईटी रोपड़। तो ये तो क्लियर है, आईटी रोपड़ ने इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन ये है क्या? प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर है, नाम क्या है? यू ब्रीथ लाइफ। तो देख लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ये है आपका प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर। तो एक पौधा लगा होगा, पौधे में क्या होगा? एक ये आपका ये एयर प्यूरिफायर है। ये जो आपके ये वॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा? ये इम्प्योर एयर को सक करेगा, और जो या यहाँ से सक नहीं करेगा। एक्चुअली होगा क्या? रूम एयर इंटरेक्ट विद लीव्स, जो इसकी पत्तियां हैं उससे रूम एयर इंटरेक्ट करेगी, एंड गोज टू द सॉइल रूट जोन वेयर मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स आर
प्योरिफाइड। तो ये जो पत्तियां हैं ये क्या करेंगी, ये अपने साथ जो पॉल्यूटेंट्स है उनको कहाँ तक ले जाएंगी, इनकी जड़ों तक ले जाएंगी, यहाँ रूट्स तक। यहाँ पे कुछ रूट्स होंगी इस प्लांट की, तो वो पॉल्यूटेंट्स अपने साथ ले जाएंगी। एयर आई, एयर पत्तियों से टकराई, पत्तियों ने क्या करा, जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे सब कहाँ तक पहुंचा दिए, रूट्स तक पहुंचा दिए। अब यहाँ से जो पत्तियों से एयर अंदर गई है तो पॉल्यूटेंट्स रूट एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी के जो आपकी एयर है, जो फिल्टर्ड एयर है, वो आपके यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ठीक है, तो 360 डायरेक्शन में यहाँ से प्योरिफाइड एयर आपके वापस आ जाएगी। तो इसी टेक्नोलॉजी को ये लोग क्या कह रहे हैं, अर्बन मुन्नार इफेक्ट और ब्रीथिंग रूट्स। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस भी हो रहा है, फाइटो रेमिडिएशन। मतलब मतलब जो आपकी प्लांट्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स निकाल रहे हैं एयर से, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, फाइटो रेमिडिएशन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइटो रेमिडिएशन। नो डाउट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, वो फाइटो रेमिडिएशन पूछ लेगा। वहां पर एक ऑप्शन लिखा मिलेगा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इफेक्टिवली रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। तो ये जो यू ब्रीथ लाइफ आपका एयर प्यूरिफायर है जिसको आईआईटी रोपड़ लेके आया है, तो उसमें तीन चीजें याद रखिएगा कि इसमें एक तो टेक्नोलॉजी कौन सी लग रही है, अर्बन मुन्नार इफेक्ट, ब्रीथिंग रूट्स, और कौन सी प्रोसेस लग रही है, फाइटो रेमिडिएशन। ठीक है, अब एक चीज और कि क्या कोई भी पौधा लगाने से काम चलेगा, नहीं जी, हर पौधा काम नहीं करेगा। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को टेस्ट किया जा रहा है जो वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें एक आपका जैसे पीस लिली हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट दें इन प्योरिफाइंग इंडोर एयर। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें आप नोटिस करिए, आप पौधा घर में रखेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा फील आता है, और आपकी जो इंडोर की एयर है उसको वो पॉल्यूशन फ्री कर देगा। ठीक है, पॉल्यूशन बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर देगा, ताकि एक अच्छी हवा आप अपने घर में ले पाएंगे। और ये पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि बाहर के एनवायरनमेंट में फेंक रहा है, ये इसकी जो जड़ें हैं ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, बस हाँ, पानी वानी थोड़ा बहुत बीच बीच में डालना रहेगा। हालांकि रिजर्वॉयर होता है इसके पास थोड़ा, कि अपने जरूरत के टाइम वो पानी प्योर मॉइस्चराइज कर देगा, बट अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आपको इसमें थोड़ा पानी वानी तो भरते रहना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका यू ब्रीथ लाइफ का कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजीव गांधी नेशनल पार्क एज ओरांग नेशनल पार्क। प्लांट का नाम, प्लांट का नाम मैंने यहाँ बताया था। अलग अलग प्लांट से, जैसे पीस लिली भी यूज हो जाता है, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये प्लांट्स यूज हो जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजीव गांधी नेशनल पार्क एज ओरांग नेशनल पार्क। बताइए। वेलकम बैक बुल्स आई, कैसे हैं आप। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, कहाँ का है, आसाम का। अब ये तो आसान सवाल था। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आसाम में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं, और अभी रिसेंटली दो नए नेशनल पार्क्स नोटिफाई किए गए। ठीक है, रिसेंटली दो नए नेशनल पार्क्स नोटिफाई किए गए, उनके नाम बताइए, और उनको मिला के टोटल कितने नेशनल पार्क हैं वो मेरे को बताइए इन आसाम। ठीक है, बुल्स आई, एम वेरी मच गुड। अब आ गए हैं तो अब इसकी कंटिन्यूटी बना के रखिए। ठीक है, करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, ये काया पलट देता है लोगों की। हाँ जी, तो 8 या 7, और जो दो नए नेशनल पार्क बने उनका नाम बताइए। ये
जो नए बने, एक तो है दिहिंग पटकाई और रेमोना। और 5 मेरे पास पुराने लिखे हुए हैं, काजीरंगा है, मानस है, दिब्रू साइखोवा है, नमेरी है, और जो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, तो इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी का नाम हटा दे रहे हैं। ठीक है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क में से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा, सिर्फ कितना रह जाएगा, ओरांग नेशनल पार्क। तो कौन सा पार्क इनमें से मिस हो रहा है? क्योंकि 7 नेशनल पार्क मेरे पास लिखे हुए हैं उनकी फैक्चुअल वेबसाइट से, तो कौन सा मिस हो रहा है, देख के बताइए। दिब्रू साइखोवा है भैया, दिब्रू साइखोवा है। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, 7 ही है, 7 ही नेशनल पार्क है। और रियल नोंगस्पुंग ये यहाँ का नहीं है, ये मेघालय का है। ठीक है, टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। 5 पहले से थे, 2 नए कौन से बने, दिहिंग पटकाई, रैमोना। इनके नाम याद रखिएगा, दिहिंग पटकाई और रैमोना। ये आ सकता है किसी करंट अफेयर में। ठीक है, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। यही फायदा होता है करंट अफेयर्स का, चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं और रिवाइज होती रहती हैं, इसी में मजा आता रहता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अटल पेंशन योजना क्रॉस द 3.3 करोड़ मार्क बाय अगस्त 25। ठीक है, कर दिया होगा। तो मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ऑल राइट, किस दिन करी थी ये बताना, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? अटल पेंशन योजना किस दिन लॉन्च हुई थी? हाँ जी, किस दिन हुई थी? 9 मई 2015 को। थोड़ा सा, ऑल राइट, ये अटल पेंशन योजना है क्या? देखिए, अटल पेंशन योजना लाने का पर्पस ये था कि जैसे अभी तक क्या हो रहा था, जितने सैलरीड एम्प्लॉयज थे, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज, तो इनके साथ एक गठजोड़ कर लिया सरकार ने कि भाई तुम्हारी सैलरी से इतना कटेगा, हम इतना मिलाएंगे, बाकी सारा तुम्हारा पैसा सेव हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हें ये पेंशन के तौर पर दे दिया जाएगा, बेसिक फंडा पेंशन का। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, जैसे किसी की किराने की दुकान है या कोई लेबर है, जिनके पास एक फिक्स सैलरी नहीं है, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का क्या? जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय को पेंशन क्या देती है, एक सिक्योरिटी देती है कि भाई तुम्हारी नौकरी पूरी हो जाएगी, तुम रिटायर हो जाओगे, तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं भूखे रहोगे, ये पेंशन से तुम्हारा गुजारा बसर होता रहेगा। लेकिन एक लेबर है, जब तक उसके अंदर जिस्मानी ताकत है, जब तक वो मैकेनिकल वर्क कर सकता है, तब तक तो वो करेगा। लेकिन जिस दिन वो बीमार पड़ गया, या मान लो 60 प्लस हो गया, अब उससे मेहनत नहीं हो रही है, लेकिन जिंदगी तो है, तो उसके बाद उसका क्या होगा? तो इस लेबर की सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा? तो इसी को सोचते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, लेबर्स, आपकी जो किराने की दुकान है, यानी कुल मिला के जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ठीक है, कौन सा सेक्टर सरकार ने चुना? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी एक पेंशन सिस्टम चालू करने के लिए सरकार जो नई स्कीम लेके आती है, उसी को कहा गया अटल पेंशन योजना। ठीक है, क्या नाम था इसका? हाँ, अटल पेंशन योजना। ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए ही थी।
तो इसको भी एडमिनिस्टर करने का काम वही पीएफआरडीए का है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एनपीएस को तो पीएफआरडीए मैनेज करता है, अब आप ये बताओ अटल पेंशन योजना को कौन करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अटल पेंशन योजना को भी पीएफआरडीए रेगुलेट करता है एनपीएस के थ्रू। ठीक है, कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जितनी कम उम्र होगी उतना ही उसको मंथली पेमेंट कम देना होगा, जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी मंथली जो उससे पैसा लिया जाएगा वो उसे ज्यादा देना होगा। अब इनकी कोई सैलरी तो है नहीं जो इनकी सैलरी से पैसा कट जाए, तो इनको पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जमा कराना होगा, ताकि जब उनकी एक एज हो जाएगी रिटायरमेंट की तो वो पैसा एज ए पेंशन उनको मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 9 मई 2015। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, 9 मई 2015। ठीक है, ये पुरानी स्कीम है, अभी नहीं है, ये पहले की आई हुई है। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री लेके आए थे अटल पेंशन योजना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इंडियन शूटर सिंगराज अदाना has won the Paralympics bronze medal in the P1 men's 10-meter air pistol. He is from which state? सिंपल सा सवाल है। सिंगराज अदाना जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो अब आप बताओ वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? क्या नाम है? सिंगराज अदाना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। बताइए किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑलराइट, अडानी नहीं है, ये अडाना है। ठीक है, वरना अडानी सोच के गुजरात लगा दें आंसर। ठीक है, सिंगराज अडाना बिलोंग्स टू, नहीं जी, कर्नाटका नहीं, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। विच पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, विच पोर्ट ट्रस्ट कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम बैग द हाईएस्ट राजभाषा कीर्ति अवार्ड, थर्ड प्राइज इन बी रीजन फॉर द ईयर 2020 से 21? कौन से पोर्ट ट्रस्ट ने कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम बैग द हाईएस्ट राजभाषा कीर्ति अवार्ड? आसान है, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आप इसे बता ले जाएंगे। बताइए जी, कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है? करेक्ट आंसर इज पैराडीप। सॉरी सॉरी, पैराडीप नहीं है, पैराडीप नहीं है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो आपको हमें बताना है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको पहले कांडला भी कहते थे, ठीक है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता था। आप मेरे को ये बताइए ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ये किस स्टेट में लोकेटेड है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? हाँ जी, ये कहाँ मिलेगा आपको? वो गुजरात में। अच्छा, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ मिलेगा? पैरादीप, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ मिलेगा? पैरादीप बताइए, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ मिलेगा भैया? पैरादीप,
उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, कैपिटल इज भुवनेश्वर। देखिए करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपको अपने आप से कोशिश करनी होती है ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने की, ठीक है। अब पोर्ट ट्रस्ट आ गए तो आपने क्या रिवाइज कर लिया कि भाई ये पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट है उड़ीसा में, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका कहाँ है, मुंबई में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। अब ये तो भाई दिख ही रहा है मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपको एक एक चीजों को कोशिश करनी होती, अपने आप क्वेश्चंस बनाएं और उससे कनेक्ट करें, क्योंकि हर चीज एक कोई टीचर नहीं करवा सकता। आप लाइफ 24 घंटे आप अपने साथ रहते हैं, तो आप जितना चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जीके आपका उतना ही दिमाग में वास्ट हो जाएगा, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, और जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी क्वेश्चंस को करेक्ट करने की, ठीक है। तो जरूरत क्या होती है, चीजों को डाइवर्स तरीके से सोचने की, क्योंकि आपका जो जीके का पेपर आजकल आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है कोई कोई फिक्स सेट ऑफ पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चलो नॉर्मल नॉर्मल करंट अफेयर्स के सवाल आ जाते हैं कि अवार्ड से कुछ सवाल आ गए, बुक्स एंड ऑथर से आ गए, स्पोर्ट्स से आ गए। अगर इसी तरह से फिक्स पैटर्न के सवाल आ रहे होते तो इतना दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप अब पैटर्न डायनेमिक हो गया, अब वो कुछ भी रैंडमली कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो अब आप सोचो कि एक जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाए, आप उसको रट लो और आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर दो, तो ऐसा तो कोई भी पॉसिबल नहीं करा पाएगा। तो तरीका क्या है, चीजों को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करनी, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से जब आप चीजें जोड़ेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपको एक डाइवर्स नॉलेज होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस बोलेगा। फिर आप क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं होगा कभी कि हवा ही नहीं लग रही है क्वेश्चन में, आप कुछ ना कुछ गैसिंग करके आइडिया लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। और सबसे जरूरी है क्वेश्चंस लगाना, जहां भी मिले क्वेश्चंस लगाओ, आप क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतने लगाओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। बताइए नेशनल न्यूट्रिशन वीक किस दिन से किस दिन के बीच सेलिब्रेट होता है। बताइए, बी सी डी। सर कुछ तो होगा ही आंसर, कोई है जो ए बोल रहा हो, बस यही बचा है अपने पास, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, बस ए बचा है। देखते हैं भाई करेक्ट आंसर क्या है। ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर इज बी, 1 सितंबर से 7 सितंबर। आपको सोचो अजीब नहीं लगेगा, 2 सितंबर से 8, 3 से 9, 4 से 10, 5 से 11, थोड़ा अजीब लग रहा है। ये वाला सही बैठ रहा है, 1 सितंबर से शुरू करेंगे, 7 सितंबर तक चलाएंगे। क्या चलाएंगे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक चलाएंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो एक प्रॉपर डाइट होती है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, कि इतना परसेंट आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, इतना परसेंट आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए। तो जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या है, आपका न्यूट्रिशन। इस बार की थीम क्या थी, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। शुरुआत से आप स्मार्ट फीड कर रहे हैं, मतलब वही वही चीजें ले रहे हैं जो आपके लिए न्यूट्रिशनल है। लेकिन अपने को क्या खाना है, अपने को खाना है मोमोज, अपने को खाना है पिज्जा, अपने को खाना है बर्गर, अपने को खाना है पास्ता, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो इस बार की न्यूट्रिशनल वीक की थीम क्या है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। याद रखिएगा, ये कब से स्टार्ट हुआ है, 1982 से, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कब से स्टार्ट किया है, 1982 से। तो कैंपेन का पर्पस क्या है, ताकि लोगों के बीच एक अवेयरनेस स्प्रेड हो और लोग इनकरेज हो एज ए सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आप लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा, तो आपका जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, ठीक है। हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा, प्लस फिर सरकार को हॉस्पिटल में जो खर्चा करना पड़ता है वो भी कम होगा, प्लस आप हेल्दी रहेंगे तो आप कुछ वर्क कर पाएंगे।
वर्क कर पाएंगे तो अर्न करेंगे, अर्न करेंगे तो देश की इकोनॉमी को आप बढ़ाएंगे। आफ्टर ऑल इंसान क्या है, इंसान भी तो एक देश के लिए रिसोर्स है, हम भी तो एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो अब कल आपकी मशीन खराब हो जाए, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में आपकी मशीन खराब हो गई, तो कैसे काम चलेगा? काम बंद करना पड़ेगा ना, या फिर काम हल्का पड़ जाएगा। तो इसी तरह से फिर आपकी फैक्ट्री का नुकसान होगा। इसी तरह से आप देश के लिए एक मशीन है, आप एक ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो किसका नुकसान होगा? देश का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए डाइट को हेल्दी मेंटेन करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो आज से एक कसम खाइए कि अब जो भी खाएंगे हेल्दी खाएंगे। वैसे अरुणाचल में तो मैंने देखा है सब खाना जनरली आपका वहाँ हेल्दी होता है। ये तो नॉर्थ वाले हैं जो छोले वोले भटूरे लेके वहां के लोगों को बिगाड़ने में लगे। चलिए फिर, तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 68। 69 पे आ जाइए, 69 का आंसर दीजिए। अभी डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की जिसने एक डिस्टिंक्शन मिली है, जिसको डिस्टिंक्शन किस चीज की? कि क्रोकोडाइल्स की 3 स्पीसीज हैं, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल एंड मगर, तीनों वहां एक जगह पाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस बात की डिस्टिंक्शन मिली है किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है। बताइए। झारसुगुदा, केंद्रपाड़ा। अब इसमें भी ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, तो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज केंद्रपाड़ा। ठीक है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो तीनों स्पीसीज हैं क्रोकोडाइल्स की, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर, तीनों पाई जाती है। सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर। केंद्रपाड़ा है कहाँ पर? तो ये उड़ीसा है। ठीक है, ये मान लो इस तरह से, इस साइड पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा की बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है केंद्रपाड़ा है। और इसी के पास आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा। नेशनल पार्क का नाम क्या है? भीतरकनिका। ठीक है, तो उड़ीसा में हम लोग एक दो नेशनल पार्क जनरली पढ़ते हैं, एक सिमलीपाल पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, तो केंद्रपाड़ा किसके पास है? भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास है। ठीक है, ये देखो यहाँ आपका पैरादीप है, और यहीं से आपका कौन सी नदी निकलेगी? महानदी। जो महानदी है वो यहीं से निकलेगी। अच्छा, महानदी का ओरिजिन बता सकते हैं आप? महानदी का ओरिजिन? महानदी का कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक महानदी का ओरिजिन बता सकता है? कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है महानदी? बहुत टाइम से हमने रिवर्स के ओरिजिन नहीं याद करें। अमरावती? मैं महानदी का ओरिजिन पूछ रहा हूँ। उड़ीसा से निकलती है क्या, या किसी और स्टेट से निकलती है महानदी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमरकंटक नहीं, अमरकंटक से दो नदियां याद रखिएगा। एक आपकी नर्मदा है, जो आपका इधर इधर साइड आ जाएगी, है ना? किधर साइड आ जाएगी? वेस्टर्न साइड आ जाएगी। और दूसरी है सोन। सोन किस में मिल जाती है? सोन आपका मिल जाती है गंगा में जाके। ठीक है, तो दो नदियां हैं अमरकंटक से। महानदी का ओरिजिन है सिहावा माउंटेन्स, छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी का ओरिजिन क्या है? सिहावा माउंटेन,
छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा। एक और नदी है ब्रह्मागिरी, वो भी इसी में आके मिल जाएगी। जो छोटी छोटी नदियां जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्मागिरी बता दी जाती है। ठीक है। ठीक है, तो कई सारे हमने फैक्ट डिस्कस कर लिए। केंद्रापारा की बात कर ली, जहां पर तीनों प्रजातियां पाई जाती। कौन कौन सी? सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर। उसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एक रिवर है महानदी, ओरिजिन है उसका सियावा माउंटेन, छत्तीसगढ़। तो काफी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, इनको नजर में रखिएगा। अगला हम सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, इंडियन नेवी सील्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच डिफेंस पीएसयू फॉर द सप्लाई ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। इट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। एक एंटी ड्रोन, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अपना खुद का हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बन रहा है। एंटी ड्रोन मतलब जो ड्रोन गिरा देगा। तो ये डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस सिस्टम है, किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने किया। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए किसी पीएसयू से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उस पीएसयू का नाम बता दीजिए। हाँ जी, थैंक यू मीत। एच भैया, एच उड़ाने का काम करती है, उड़ाने से गिराने का नहीं करती है। उड़वाना हो किसी चीज को तो एच के पास जाते हैं, उड़ती चीज को गिराने के लिए एच के पास नहीं जाते। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इज बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भेल नहीं है, भेल अलग है। भारत हैवी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। याद रखिएगा। ऐसा कुछ एक ट्रक होता है, उसके ऊपर एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ होता है। कई सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स होते हैं। तो ये करते क्या है? ये डिटेक्ट करेंगे और जो छोटे छोटे ड्रोन है उनको क्या कर देंगे? जैम कर देंगे। और जो डीआरडीओ की ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वो इनकी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट कर लेती है और इनके सिग्नल को जैम कर लेती है। ठीक है, जो भी ड्रोन है, क्योंकि ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ड्रोन में कहीं से तार लगा होगा उसके कंट्रोलर के पास। तो उसका जो कंट्रोलर है किसी रिमोट से ही चला रहा होगा। तो इनकी एक फ्रिक्वेंसी चल रही होती है, किसी एक फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होगा ड्रोन। जो भी ड्रोन होगा वो अपने रिमोट की किसी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होगा। तो जो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये क्या करेगा? इस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगा। फ्रिक्वेंसी को पकड़ के ये फ्रिक्वेंसी कट कर देगा, इसको जैम कर देगा। ठीक है, तो ये काम है बस इसका। सॉफ्ट किल भी देता है, हार्ड किल भी देता है। सॉफ्ट किल मतलब बस जैम करके छोड़ दिया, हार्ड किल मतलब यहाँ से मिसाइल निकालेंगे और इनको उड़ा देंगे। तो अभी ये टेक्नोलॉजी पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं। जैसे रिपब्लिक डे परेड में ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी इस साल, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री ओपन में स्टेटमेंट दे रहे हैं तो खतरा तो है ही। ड्रोन का तो बहुत बड़ा खतरा रहता है आजकल। तो रिपब्लिक डे परेड में हमने इसको यूज करा था। और फिर उसके बाद अभी इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस जब दिया था प्रधानमंत्री ने, तब भी हमने इसको यूज करा था। 360 डिग्री कवरेज देता है। अभी जब नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ था तब भी हमने इसको डेप्लॉय किया था। तो काफी कारगर टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मरियप्पन थंगावेलु won the silver medal in men's high jump T63 at the Tokyo Paralympics। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं मरियप्पन थंगावेलु? बताइए। मरियप्पन थंगावेलु। अरे मेजर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप चले जाएंगे तो पीसीएस किस कौन निकालेगा फिर? मरियप्पन थंगावेलु। बताइए जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये?
इज इट तमिलनाडु? सब तमिलनाडु में जा रहे हैं, तमिलनाडु या तेलंगाना जा रहे हैं। कर्नाटका नहीं है क्या? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। इट इज तमिलनाडु। ही इज फ्रॉम which state? मरियप्पन थंगावेलु इज फ्रॉम तमिलनाडु। ऑलराइट। अरे साउथ इंडिया कह देना काफी नहीं होता है ना, साउथ इंडिया कह देना काफी नहीं होता है। और भी कई सारे स्टेट्स हैं उसमें, मतलब कर्नाटका की अपनी अलग पहचान है, केरला की अपनी अलग है ना। कर्नाटका और आपका तमिलनाडु की अपनी अलग पहचान है, उनका अपना अपना अलग कल्चर है, डिफरेंस है तीनों में। इस जस्ट जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग कल्चर है, तो सेम चीज वही साउथ इंडिया का है। हाँ जी। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाँ ये हो गया, हाँ 72। शरद कुमार जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता T63 में टोक्यो पैरालंपिक्स में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? शरद कुमार बताइए। शरद कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज बिहार। ठीक है, शरद कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, आसान है। रेलवे प्लान्स टू ऑपरेट डैश नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन बाई मार्च 2024। तो मार्च 2024 तक वंदे भारत ट्रेन, है ना, को चलाने का प्लान है। तो कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहती है रेलवे बाई मार्च 2024? क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट आ जाते हैं कभी इस तरह के भी सवाल, तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। हाँ जी, बताइए। इट इज 102। ठीक है, तो रेलवे कितनी ट्रेन प्लान चलाने का प्लान कर रहा है? 102 ट्रेन। करेक्ट आंसर इज 102। वंदे भारत की अगर हम बात करें, तो पहले इसी का नाम था ट्रेन 18, अब बाद में क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसको बना कौन रहा है? ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आ जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बना कौन रहा है? आईसीएफ चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बन रहे हैं, जो सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, भारत सरकार का, उसी के तहत ये बन रहे हैं। आपकी ये जो ट्रेन है वो कब लॉन्च हुई थी? 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी, और ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी? 160 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड तक ये जा सकती है। अभी तक अगर हम बात करें, अगस्त 2021 तक का डेटा दिया है, तो दो वंदे भारत चल रही है। अभी सिर्फ दो वंदे भारत चल रही है। एक किस रूट पे चल रही है? एक चलिए दिल्ली से वाराणसी, ये वही पूरा यूपी कवर करती है। ठीक है, कानपुर इलाहाबाद इधर तक होते होते दिल्ली से कहाँ जाती है? बनारस तक जाती है। और दूसरी कहां से कहां तक चल रही है? दूसरी आपकी चल रही है दिल्ली से कटरा। ठीक है, दिल्ली टू कटरा दूसरी वंदे भारत आपकी चल रही है। इसकी खास बात क्या है कि ये इंजन लेस ट्रेन सेट्स हैं इसमें। ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लेस ट्रेन सेट्स हैं। इसका मतलब क्या है इंजन लेस कहने का मतलब? क्योंकि जनरली ट्रेन में क्या होता है, जनरली ये होता है कि ये आपका इंजन होता है, ये इंजन में पावर, इंजन में मोटर लगे होते हैं, ये पावर देते हैं, और बाकी के डब्बे इससे खींच के चलते हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। क्यों? ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से तो चल ही रही है, तो हर कोच आपका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है।
तो हर कोच को अपना एनर्जी खुद मिल रही है, हर कोच में खुद मोटर है, वो घूम रहा है और ये पहिए आपके चलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के डब्बे इसको खींच रहे हैं। तो ये कैसी ट्रेन है? इंजन लेस ट्रेन सेट्स है, सेल्फ प्रोपेल्ड। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। एक्सेलरेशन तेज है, डीएक्सेलरेशन भी तेज है, मतलब बहुत तेजी से रुक भी सकती है और बहुत तेजी से ये स्पीड भी बढ़ सकती है। तो इससे ट्रेन ट्रेवल टाइम है उसको भी घटाने में मदद मिलती है। तो ये खास बात है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो इसका भी हमें नंबर और बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर इज 102, नॉट 121। ठीक है, 102। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 74। ये भी आसान सही है, बेकार सवाल है। कर्नाटका के स्टुअर्ट बिनी announced his retirement from first class and international cricket. He is the current Indian record holder for best bowling spell in an ODI as he claimed 6 wickets for 4 runs against Dash in 2014. बताइए, क्वेश्चन 74। हाँ जी, हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ट्रेन है अभी तक की वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए, कर्नाटका स्टुअर्ट बिनी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फर्स्ट क्लास। अभी हमने कुछ टाइम पहले करंट अफेयर्स में किया था कि कौन से हिंदुस्तानी प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो वो है स्टुअर्ट बिनी, ही बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका। तो उनका बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड है कैसा? 4 रन में 6 विकेट लिए। किस कंट्री के अगेंस्ट लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, किसके अगेंस्ट लिए? बांग्लादेश के। नॉर्मल सा सवाल था, इसमें कुछ खास चिंता नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे? विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे? बताइए। हाँ जी, तो इसका आंसर दीजिए। बी सी डी सभी आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज 30 अगस्त। 30 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करने की जरूरत ये है ताकि हम स्मॉल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ पाए, क्योंकि ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किनको देती है? जिनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है और ज्यादा एजुकेशन नहीं है। तो हमारी जो कम पढ़ी लिखी या बिल्कुल अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है और जिनके पास स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है, तो उस तरह के लोगों को जो आपका एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है वो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज करती है। अगर आप कितनी भी बड़ी एमएनसी उठा लो, कितनी भी प्राइवेट कॉर्पोरेट क्रिएट कर दो, तो वो जितने भी एम्प्लॉयज लेंगी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज लेंगी। ठीक है, और आप ऐसा नहीं कि हजारों एमएनसी एक झटके में खड़ी कर दो, एक एमएनसी क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर ये छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज क्रिएट की जाए, एक एक गांव में एक एक दो दो स्मॉल इंडस्ट्रीज क्रिएट की जाए, तो वो अपना लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगी। गांव के लोगों को कहीं माइग्रेट होके दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यही पर्पस था गांधी जी का। गांधी जी भी यही कहना चाहते थे, वो उनका फोकस ही यही था, रूरल डेवलपमेंट पे। वो कहते थे उतना प्रोड्यूस करो जितना एक लोकल एरिया की खपत है। किसी गांव में जो जो चीजों की डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट मत करो। पहले अपनी खपत को मेंटेन कर लो एक रूरल एरिया में, ताकि गांव के पर्सन को माइग्रेट करके भी बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो वहां रहने खाने में उसका अलग खर्चा होगा। जितना वो कमाएगा उसका एक हिस्सा तो उसका वैसे ही एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो वो पैसा वो अपने गांव में रह के बचा सकता है। तो ये फायदा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का। अब 30 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 30 अगस्त को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन गवर्नमेंट एक पैकेज लेके आई थी, एक पॉलिसी लेके आई थी। अगस्त 30, 2000 को सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। तो तभी से सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि अगली साल से हम इस दिन को विल सेलिब्रेट एज अ SSI डे, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। तुक्का लगाया कोई दिक्कत नहीं, तुक्का लगाने की भी आदत होनी चाहिए, इंटेलिजेंट गैसिंग करना है। तुक्का ऐसे नहीं लगाना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, सोच के लगाना है। आपको जितना आपके पास लॉजिक है, जितना आपके पास रैशनल है, सब लगा देना है क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, फिर आंसर देना है। आपके लॉजिक जितना आपको कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो आप लगा दो उस क्वेश्चन में। यही अटेम्प्ट करना होता है, यही जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस की चाहिए, जीके में भी चाहिए। इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीजें, ठीक है। इंटेलिजेंट गैसिंग से कई सवाल आपके अपने आप यूं ही ठीक हो जाते हैं, और स्कोर बढ़िया वही कर पाते हैं जो इंटेलिजेंट गैसिंग करते हैं, क्योंकि 100% पेपर किसी से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और ना ही करना होता है। तो चलिए फिर आज आपका यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आज आप कुछ सीख के जा रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।